साइबर फ्रॉड के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब बिना एक्टिव सिम कार्ड के कोई भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यानी फोन से सिम हटाते ही ऐप काम करना बंद कर देगा। और यही नहीं, वेब वर्जन हर 6 घंटे में ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि साइबर फ्रॉड, स्पैम और विदेशों से होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इस कदम से साइबर फ्रॉड पर वाकई में लगाम लग पाएगी? आज हम इसी अहम विषय पर करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। इंटरनेट और तकनीक जीवन आसान बना रही है, लेकिन साइबर ठगों ने इसे खौफनाक जगह बना दिया। हर दिन हर सेकंड कोई ना कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहा है। अब सरकार ने इन बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला किया। इन नियमों के तहत आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप्स को सिर्फ अपने रजिस्टर्ड नंबर वाले सिम से ही चला पाएंगे। बिना सिम के ये ऐप्स आपके फोन पर काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इन ऐप्स के वेब वर्जन पर भी सख्ती होगी। अब आप वेब वर्जन में सिर्फ 6 घंटे तक ही लॉग इन रह पाएंगे। इसके बाद आपका अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। कंपनियों को नियम लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया। ये नया नियम फरवरी 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि बिना सिम के आपका मैसेजिंग ऐप नहीं चलेगा। अगर आपने सिम निकाल दी तो फोन के साथ ही वेब सर्विस से मैसेजिंग ऐप लॉग आउट हो जाएगा। यानी कोई भी आपके फोन में दूसरी सिम डालकर ऐप नहीं चला पाएगा। अक्सर चोर फोन चुराकर उसमें दूसरी सिम डालकर ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ठग विदेश की सिम कार्ड डालकर ठगी करते हैं, लेकिन अब ये खेल खत्म हो जाएगा। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का दावा है कि इस कदम से ठगी रोकने में मदद मिलेगी और अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। अब सवाल ये है कि इसका यूजर पर कैसे असर पड़ेगा, तो इससे भी जान लीजिए। अगर आप मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपके फोन में वही सिम होना जरूरी है जिससे आपने ऐप रजिस्टर किया है। बिना उस सिम के ऐप चलाना नामुमकिन होगा। और जो लोग वेब वर्जन इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर 6 घंटे के बाद दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो भारत में 2023 में 9.2 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। इनमें 6,000 करोड़ की चपत लगी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगी 6 साल में 42 गुना बढ़ गई है। ऐसे में साइबर ठगी पर लगाम लगाने के सरकार एक और नया नियम लेकर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कदम से साइबर अपराधियों को रोक पाना इतना आसान है? अब देखना ये होगा कि ये नया नियम कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अनूप चतुर्वेदी जी का, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हमारे साथ संजय कौशिक जी भी हैं, आप भी जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रूल्स हैं और वाकई में ऐसा लग रहा है कि अगर सिम ही नहीं रहेगा, जो कि बेसिक बुनियाद है दरअसल किसी भी फ्रॉड होने की, तो ऐसा उम्मीद जग रही है कि वाकई में हम फ्रॉड पर लगाम कस पाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है? थोड़ा डिटेल्स दीजिए सर, एग्जैक्टली क्या होगा? सिम नहीं तो ऐप नहीं का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे ख्याल से एक तो बहुत अच्छा कदम है। मुझे याद है कुछ समय पहले जब हम लोगों ने बात करी थी, तब मैंने इस बात को उठाया था कि ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि हम इन चीजों की पहचान कर पाएं। और दूसरा, सेशंस पर टाइम लिमिट जरूर होनी चाहिए, तभी डिजिटल अरेस्ट जो लंबे लंबे 24 घंटे, 48 घंटे और कई कई दिनों तक चलते थे, उस पर लगाम लग पाएगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है, नंबर 1। नंबर 2, सिम कार्ड के साथ जब हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं तो एक्चुअली सिम नहीं है, उसमें एक IMSI वेरिफिकेशन होता है, जो इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन का आइडेंटिफिकेशन होता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है, जिसमें कि सभी जो मोबाइल के उपभोक्ता है उनको उसके साथ वेरीफाई करा जाता है। तो अभी तक जो हम अलग अलग एप्लीकेशंस को एक बार वेरीफाई करने के बाद में उनको वेब ब्राउजर के थ्रू यूज कर पाते थे, वो बंद हो जाएगा। इसकी वजह से जितने साइबर स्कैमर्स हैं उनके लिए आइडेंटिटी को स्पूफ करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी लॉग आउट हो जाएंगे और इसलिए उनको उनके सेशंस लॉग आउट में जाएंगे। हालांकि इसके कुछ और न्यूआंसेस भी हैं जिससे कि वो लोग
वापस से लॉगिन कर सकते हैं वगैरह। लेकिन सिम कार्ड वेरिफिकेशन के साथ में दूसरे सिम कार्ड दूसरे देशों से लाना लोगों को इम्पर्सनेट करना, अलग अलग आइडेंटिटीज बनाना, वो सब के ऊपर काफी हद तक लगाम लगेगी। और जैसा मैंने बोला कि अगर एक कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो उससे काफी हद तक परिवर्तन हो जाता है, और इस 6 घंटे के दायरे के साथ में वो कंटिन्यूटी भी जो है वो ब्रेक होगी, और इसीलिए जो विक्टिम है उसको सोचने का मौका मिलेगा, और जो करने वाला है उसको दोबारा जब रीवेरीफाई करा जाएगा तो पता चलेगा कि इसका सिम कहाँ है, और सिम के थ्रू और भी बहुत सारी चीजें, लोकेशन वगैरह वो सब आइडेंटिफाई हो सकती हैं, जिससे काफी फायदा मिलेगा। 2024 की शुरुआत में ही अब जी बिजनेस तो लगातार इस मुद्दे को उठाता आया है। हमारे साथ अमित दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और इस मुहिम में हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़े हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अनूप जी भी इस पूरी जर्नी का हिस्सा है। संजय जी, आपके पास आ रहा हूँ। सर, आपसे भी चर्चा हुई है संजय जी पहले भी, और जब 2024 की शुरुआत में जब ये गवर्नमेंट के पास गया, जब तमाम मंथन चल रहे थे, उस वक्त भी ये चर्चा शुरू हुई थी कि ओटीटी मैसेजिंग ऐप्स को भी कुछ हद तक टेलीकॉम लाइक रेगुलेशंस की आवश्यकता है। तो हम क्या ये माने, ये जो सिम बाइंडिंग जो रूल्स लाए गए हैं, इससे कुछ हद तक जो हम बातचीत किया करते थे, जो अनूप जी ने भी जिसका जिक्र किया, ये उस दिशा में जा रहा है सर, या ये एक नई चर्चा तो नहीं खोल देगा, नए नए चैलेंजेस तो नहीं आ जाएंगे इसमें? देखिए, साइबर में ना सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो हर दिन इवॉल्व हो रहा है। आप 2 रूल लेके आते हैं तो फ्रॉडस्टर 4 नए तरीके ढूंढ लेते हैं कि आपको कैसे उसको बाईपास करना है। हर कोई नया नया इनोवेशन लेके आ रहा है। तो साथ साथ फ्रॉड वाले भी जो लोग हैं ना, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो भी नए नए अपने तरीके ढूंढ रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कदम, जैसे कि मैं बहुत शुरू से आपके चैनल पे मैंने कई बार बोला है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी ट्रेनिंग और अवेयरनेस। उसके बाद जब हम ये सिम वाली चीज पे आते हैं तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट को बहुत मदद मिलेगी इससे अपराधियों को पकड़ने में, क्योंकि सिम कहीं होता है और व्हाट्सएप लॉगिन है कहीं और, किसी वाईफाई पे लिया हुआ है, वाईफाई फ्री का लिया हुआ है, ओपन वाईफाई है, डायनेमिक वाईफाई है, फिक्स है, स्टैटिक वाईफाई है। तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी तमाम कानून को पालन करने वाली एजेंसीज हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है कि उस आदमी को कहाँ ढूंढे। वो लोकेशन दिखाएगा सिम की कहीं और, वेब पे कहीं और है। तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा जबकि ये सिम वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। उससे एक सबसे बड़ी, देखिए कई बार आप देखते हैं कि +92, और मैं तकरीबन अपने हर मैसेज में में बोलता हूं कि हमारे +92 वाले दोस्त, नंबर से फोन आएगा आपको +92 से, उसने वर्दी दिखाएगी, डीपी दिखाएगी उसको दिल्ली पुलिस की या कोई और पुलिस की, वो वर्दी पहन के आपको फोन कर रहा होगा और बोलेगा मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ या मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ। और वो फोन कहां से कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम। जब आपका सिम उसके साथ अटैच हो जाएगा तो हम या हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो उसकी लोकेशन ढूंढ लेंगी। तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उन लोगों को पकड़ने में। कि जितने फ्रॉडस्टर्स हैं वो ऐसे ही, जितने भी लूपहोल्स हैं, चाहे वो म्यूल अकाउंट्स के हैं, चाहे वो आपके केवाईसी के फॉर्ज डॉक्यूमेंट से सिम लेते हैं, वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अब देखिए, अब सरकार ने एक नया तरीका निकाला है कि जब बैंक से फोन आएगा तो आपको उसका एक पीछे वो लगा होगा जिसपे बैंक का वो लिखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा ये फोन अब बैंक से आ रहा है। तो आपको ओटीपी, सिर्फ ओटीपी तो खैर कोई मांगता ही नहीं है आपसे और ओटीपी किसी को देना भी नहीं है, लेकिन अगर आपने बात भी करनी है तो सिर्फ जो रजिस्टर्ड नंबर्स हैं बैंक के, उन्हीं से करनी है। तो इसी तरीके से हम धीरे 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 एक एक चीज करके सरकार इस चीज को ठीक करती जा रही है। जहां जहां केवाईसी की जरूरत है, जहां जहां रीवेरिफिकेशन की जरूरत है, वो सब करती जा रही है। अब इसी तरीके से हमें ये जो सिम वाला है, इसमें भी हमें बहुत मदद मिलेगी जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको पकड़ने में। हमने कई बार देखा है कि फ्रॉडस्टर बैठा है दिल्ली के अंदर, फ्रॉड हो रहा है कैलकाटा में, बंदा पैसे निकाल रहा है कहीं झारखंड के अंदर एटीएम जाके, और उस सारी चीज को कहीं ना कहीं हम पकड़ पाएंगे इस सिम बाइंडिंग के थ्रू। एब्सोल्युटली। अब ये सिम बाइंडिंग अगर हो पाई तो सच में बड़ा दिक्कत होगी, सच में बहुत आसानी होगी एजेंसीज को। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे, देखिए इतना बड़ा हमारे देश में डिजिटल जाल हो चुका है कि अगर आप एक बड़ा रिफॉर्म लेकर के आते हैं, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अब इसमें भी उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बाहर,
उनको कांस्टेंट डिसरप्शन होगा, क्योंकि अगर लोकल बाहर जाएंगे, लोकल सिम वहाँ का लगाएंगे, उनका तमाम ऐप्स बंद हो जाएंगे, फिर कैसे काम करेंगे, एक बड़ा इशू है। जो मल्टीपल डिवाइस वर्कफ्लो वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कई चीज़ें परेशानी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर आगे बढ़ना होगा। बट बहरहाल अमित जी, क्या वाकई में ये पूरा का पूरा एक तरह से सिम बाइंडिंग का जो रूल है, इसको हम माने सर कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं, आपसे चर्चा में भी कई बार आपने भी इसको इंगित किया है कि फ्रॉडस्टर्स बहुत बार, ज़्यादातर बार जो बंद या इनएक्टिव सिम हैं उनसे भी व्हाट्सएप एक्टिवेट करके स्कैम्स करते हैं और फिर किसी के हाथ कुछ लगता नहीं। तो उस दिशा में ये बड़ा ब्रेक थ्रू है सर, या इसमें आपको लग रहे हैं चैलेंजेस हैं? नहीं, बिल्कुल सर, ये होना ही था और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मैं इसलिए मानूंगा क्योंकि व्हाट्सएप मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन चैनल बन चुका है। मतलब ये एक सोशल मीडिया या ऑप्शनल नहीं है, रादर आपका जो नॉर्मल कॉल है अब आप उसको एज एन ऑप्शन यूज करते हो। मेनली जो कॉलिंग हो रही है उसी पे हो रही है। तो हम लोगों से कहीं नहीं इस पे यदि थ्रेटनिंग कॉल आ रही है तो आप व्हाट्सएप से बाहर आ जाइए, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि जो मुझे कॉल कर रहा है वो कौन है और उसकी रियल आइडेंटिटी मुझे पता हो, ये मेरा हक होना चाहिए। क्योंकि अब मेरे पास उस प्लेटफॉर्म से बाहर आने का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उस प्लेटफॉर्म को ये जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, इसलिए ये सिम बाइंडिंग का ऑप्शन दिया गया है। अभी लोग क्या करते थे सर, वर्चुअल नंबर यूज करते हैं। वर्चुअल नंबर किसी ऑपरेटर का होता नहीं, उस पर ओटीपी आता है, वो देख सकते हैं इंटरनेट पर और उस पर व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब वर्चुअल नंबर है, फ्री का वाईफाई है, आप उस बंदे तक पहुंच ही नहीं सकते। ना सिम उसका है क्योंकि वो तो वर्चुअल है, वो किसी ऑपरेटर से उसका लेना देना नहीं है। ऊपर से वाईफाई भी उसका नहीं है, फिर उसने वीपीएन भी इस्तेमाल कर लिया। तो एक फुल प्रूफ प्लान बन जाता है, एक स्ट्रैटेजी बन जाती है क्रिमिनल के लिए कि वो पूरी तरह छुपकर भी मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन चैनल पर किसी को अभद्रता कर सके, धमकी दे सके, एक्सटॉर्शन कर सके और पैसा मांग सके, जो एक बहुत बड़ा कारण था अभी तक। मेरे ख्याल से ये करने के बाद कम से कम वो व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं करेगा, अब वो किसी और चैनल का इस्तेमाल करेगा। क्रिमिनल तो इवॉल्व करेगा, क्रिमिनल कुछ और करके जोड़ तोड़ लगाएगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक रिलीफ मिलेगा आम लोगों को, कोई भी किसी भी तरीके के नंबर का इस्तेमाल करके इस तरह के मैसेज ना करें। मेरे ख्याल से वो काफी हद तक कमी होगी और इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट आम आदमी को मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और ये बहुत पहले से रिक्वेस्ट थी, रादर ऐसी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं, बहुत सारे चैटबॉट हैं जिनके थ्रू हम ट्रस्ट करते हैं। अब ऐसे में मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं व्हाट्सएप से बाहर आ जाऊं। क्यों? क्योंकि अननोन लोग भी उस पर है, ऐसे लोग हैं जिन तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। तो मेरे ख्याल से कम व्हाट्सएप को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि यदि उसको मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन चैनल की तरह ही इस्तेमाल करें लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की आइडेंटिटी उसमें वेरीफाई हो। और यदि वो सिम उसमें नहीं एक्टिव है और वो सिर्फ वाईफाई पे चल रहा है और छुप रहा है, तो कम से कम उसको डिसेबल कर दिया जाए या उसको मजबूर किया जाए कि वो किसी सिम के संग रहे, तभी उसको चलाया जाएगा। तो ये एक बहुत सही स्ट्रैटेजी है एंड आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट कि वो ऐसा लेके आया। ओके, अब देखिए इसमें कुछ इंडस्ट्री की चिंताएं भी आई हैं, उसको भी समाहित करना होगा, क्योंकि देखिए इकोसिस्टम के हर स्टेक होल्डर का जब तक इसमें पूरा पार्टिसिपेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं। अब कंपनीज तो कह रही हैं कि भाई ये ओवररीच कर दिया आपने, कोई ऐसा फिजिबल स्टडी है नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए और कोई प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ भी नहीं है उनके साथ, तो हम कैसे करेंगे साहब? खासतौर से जो विदेशी कंपनियां हैं उनको पूरा इंडिया सेंट्रिक एक नया एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद लॉगआउट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उनके लिए कहीं कॉस्टली ना हो जाए, और छोड़िए कॉस्टली वॉस्टली छोड़ दीजिए, फिर उठा के वो लोग कहीं कोर्ट में ना चले जाएं और कोर्ट में फिर वो मामला लंबित ना हो जाए। हमने देखा है पिछली बार डेटा प्राइवेसी को लेकर किस तरह से बड़े बड़े वकील हमारे ही देश के हायर कर लिए जाते हैं और मामले लंबित हो जाते हैं। बहुत पैसे वाली कंपनीज हैं क्योंकि। तो क्या होगा आगे भविष्य इसका? अभी तो कंप्लायंस ऑर्डर है 6 महीने का, 3 महीने का शायद, उस पर क्या हो सकता है आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे हमारे तीनों मेहमानों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनूप जी, इस पूरी चर्चा में एक बड़ी चीज जो हुई है, जिसकी हम बहुत पहले से वकालत भी करते आए हैं आप ही लोगों के साथ चर्चा में, और जी बिजनेस हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहा है कि आप ऐप्स को भी TIUs की दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज के दायरे में आप लाइए, उसके रूप में क्लासिफाई कीजिए। तो ये थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हुए
डॉट का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। आम दर्शकों के लिए बता दें कि पहले जो व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, इनको सोशल ऐप मानती थी सरकार। अब सरकार ये कह रही है कि भाई आप मोबाइल नंबर को यूजर आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल करते हो, इसलिए आप भी टेलीकॉम लाइक रूल्स में आओगे। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है सरकार ने और कह दिया है कि 90 दिन के अंदर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये कार्रवाई होगी। तो ये कितना बड़ा चीज हो गई सर। और ठीक है, इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये डॉट का दायरा, ओटीटी मैसेजिंग ऐप तक बढ़ाना, थोड़ी उस परिधि में लाना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की दिशा में कितना बड़ा ये कदम है अनूप जी? ये देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है और इसकी जरूरत भी थी। और सिम बाइंडिंग ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग नहीं कर रहे थे, सिम बाइंडिंग ऑलरेडी करी जा रही है। आपकी जितनी बैंकिंग एप्स हैं उनमें अधिकतर में या यूपीआई की एप्स हैं वो ऑलरेडी सिम बाइंडिंग कर रहे हैं। तो सिम बाइंडिंग फ्रॉम अ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पहले से भी ये लानी चाहिए थी। उल्टा मुझे लगता है कि इस तरीके के जब साइबर क्रिमिनल्स जब इन एप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर चाहे वो कोई भी ऐप हो, उन सबको स्वतः ही इस तरीके के सिम बाइंडिंग के प्रोसेस को ऑलरेडी लागू करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अब ये बहुत जरूरी था कि हमारी जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं वो इस तरीके के नियम बनाए और इस तरीके के प्रोसीजर्स बनाए जिससे कि इनको भी उस दायरे में लाया जाए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर आप मोबाइल नंबर के ऊपर ही तो आपका पूरे समीकरण बैठ रहे हैं, तो उस मोबाइल नंबर को क्यों ना इसके साथ लिंक करा जाए। और ये जो कैटेगराइजेशन है कि हम सोशल ऐप हैं या हम इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो मुझे लगता है वो उसमें बड़ी ब्लर लाइंस थी और उनको फाइनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ में हमारी सरकार ने उसको सेटअप कराया और उसके ऊपर सख्त एक्शन भी लिए। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि ये इनफैक्ट बहुत पहले होना चाहिए था। और अभी भी यूजर के बारे में काफी सोचा गया है। आप देखिए 6 घंटे का जो समय दिया गया है, 6 घंटे कितने लोग हैं जो 6 घंटे बात करते हैं? तो 6 घंटे ऑलरेडी उन्होंने काफी यूजर के हिसाब से भी सोचा हुआ है। हालांकि मुझे लगता है उससे भी कम हो सकता था, लेकिन जितना शुरू हो उतना अच्छा है। और जब जागो तभी सवेरा है, तो मुझे लगता है इससे काफी हद तक एटलीस्ट डिजिटल अरेस्ट के स्पेसिफिक केसेस में और जो इम्पर्सनिफिकेशन था उसमें काफी हद तक मुझे लगता है लगाम लगेगी और काफी फायदा पहुंचेगा। वाकई में बहुत सारे लोग इस बात की दलील दे रहे हैं, अरे साहब जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, दिन में 8-10 घंटा व्हाट्सएप वेब पर खुला रखकर काम करते हैं, क्लाइंट से फाइलें लेते हैं, अरे तो क्या दिक्कत है, हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट है, दोबारा लॉग इन कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, कितना डिसरप्शन आ जाएगा। और आप सोचिए, आज पूरे दिन में एक भी बार लॉग आउट नहीं हुआ। आज मैं 90 दिन का समय है, मैं सोचा था शायद पहले दिन में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो है थोड़ा हो सकता है दिक्कत, तो लेकिन 6 घंटा बहुत होता है। मतलब लेकिन उनको बनाना पड़ेगा ऑटो लॉग आउट के लिए। मैं यही पूछ रहा था संजय जी से, क्योंकि ये सारा काम संजय जी बड़े बखूबी करते हैं। संजय जी, ये 6 घंटे का ऑटो लॉग आउट का फीचर जोड़ने के लिए कंपनीज को क्या बहुत बड़ा मतलब वो डालना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा, वर्कफोर्स लगानी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल, एक कोड में हल्का सा कोडिंग चेंज होगी और आई थिंक ऑलरेडी कंपनीज के पास बैकएंड में सब कुछ होता है और उसको बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत बड़ा कोई कैपेक्स या कोई बहुत बड़ी ऐसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ऑल्दो हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब भी भारत सरकार ने ऐसे कुछ नियम लाने की कोशिश की है तो बहुत सारी कंपनीज ने इसको पुश बैक करने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक हमारी सरकार ने अपने मंसूबे बड़े क्लियर कर दिए हैं कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉ है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर एक फंक्शन था और वहाँ एक सेमिनार में मैंने बोला था कि हमारे जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें 2 चीज़ों की बड़ी अहम भूमिका होती है, एक हमारा मोबाइल और एक ईमेल। हमारा मोबाइल फिर भी किसी ना किसी केवाईसी के थ्रू बाउंड होता है, लेकिन ईमेल बनाने के लिए कोई भी आपको केवाईसी या किसी की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाइए, एक फटाक से ईमेल बना लीजिए और उसके बाद आप कोई भी फ्रॉड, कोई भी कुछ करते रहिए, आपको कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या अगला कदम हम सरकार से ये मांग सकते हैं कि हमारी ईमेल को भी केवाईसी के थ्रू सत्यापित किया जाए? अगर वो होगा तो हमारे बहुत सारे फ्रॉड्स, क्योंकि मोबाइल पे ऑलरेडी है। आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सर, और ये बहुत जेन्युइन दिशा में है। अगर फ्रॉड रोकना है, देखिए परेशानी होगी, ठीक है, फ्रीडम और ये सब ठीक है, वो सब चीजें होंगी, बट आप सोचिए कि एक आदमी के पास कितनी आईडीज लेके घूम रहा है। आप अपने से ही पूछ लीजिए, हमारे जितने दर्शक हैं उन्हीं से पूछते हैं, आप लोगों की कितनी आईडीज हैं,
और कहाँ वो बहुत चल सारे रही लोगों- हैं? बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी भर की कमाई एक साइबर फ्रॉड से चली जाती है। चली जाती है। मेरे पास करेक्ट। एक लड़की आई, उसने अपने पिताजी को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की एफडी तुड़वाई और अगले दिन ही वो 5 लाख रुपए उसके फ्रॉड से निकल गए। अब वो बेचारी अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल भागे या वो पुलिस में जाए या साइबर क्राइम में जाए, क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बोली। एक और डेवलपमेंट आज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डिजिटल अरेस्ट के मामले सीबीआई अब देखेगी, तो ये भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। सीबीआई अगर देखेगी उस पर भी हम शो करेंगे। लेकिन संक्षेप में दुबे जी, सर अगर फिर से कंपनियां कोर्ट चली गई और बता दिया कि साहब जैसे बोल ही रहे हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी नहीं है, कोई प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं है, तो फिर? नहीं, मुझे सर ऐसा लगता है कि कोर्ट जाने का कोई औचित्य दिखता नहीं है। जब ट्विटर या एक्स कोई फीचर डालता है कि मैं यूजर की लोकेशन दिखा दूंगा आपको, आज आपके पास फीचर है, या उसने कहाँ से ये अपना मोबाइल इस्तेमाल किया था जब ट्विटर एक्स यूज किया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता लोगों को, जबकि कई लोग एक्सपोज हुए उससे भी। लेकिन वही चीज जब गवर्नमेंट एक फीचर के तहत इम्पोज करना चाहती है तो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। आप देखिए कि ट्विटर ने जो किया वो भी तो एक प्रिवेसी ब्रीच या वो रिस्क हो सकता था कि भाई मुझे लोकेशन नहीं बतानी, पर वहां तो फीचर है, वहां तो आप क्लिक करेंगे मैं देख लूंगा अभी आप कहाँ बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप वही चीज जब गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो उसको भी पॉजिटिवली लेना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। हाँ, मैं एक सजेशन ये दे सकता हूँ कि आप धीरे धीरे ये कर सकते हैं कि यदि क्रेडिबिलिटी किसी की हाई है कि वो एक यूजर लंबे समय से रहा है और उसकी रिपोर्टिंग फ्रॉड नहीं हुई है, तो हो सकता है कि ड्यूरेशन आप बढ़ाते जाएं। जो ड्यूरेशन आज 6 घंटे या कम है, या उसको धीरे धीरे ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया वो लंबे समय तक लॉग इन रख सकता है, लेकिन वो आपको अचीव करना पड़ेगा। वो आपको धीरे धीरे वो क्रेडिबिलिटी आएगी। सॉरी अमित जी, मेरे पास वक्त की कमी हो गई, लेकिन आप लोगों से बात करना हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा नॉलेज भी देते हैं, चीज़ों को बताते भी हैं, और अपने अपने स्तर पे साइबर सिक्योरिटी में जागरूकता का अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमेशा आपका काम प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने वक्त निकाला। आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित दुबे जी। शो में इतना ही, नमस्कार।